ये क्वेश्चन आंसर कर रहे थे इस लेसन के जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या का वितरण एवं वृद्धि। अब इसमें देखो, अपन ने अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कल कर लिए थे, अब है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों। प्रश्न है जनसंख्या के वितरण को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब इसमें जो ये आर्थिक कारक हैं वो लिखने हैं आपको, क्योंकि थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी करनी है, चाहे तो ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए चाहे छोटा क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, देखो आर्थिक स्थिति, इसमें जो ये आपके बुक में सांस्कृतिक कारक दे रखे हैं उनकी व्याख्या करनी है, ठीक है ना। और देखो इसमें दे भी रखे हैं आपके, सबसे पहला है आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था, अब मैं इनका वर्णन अभी समझा दूंगी, फिर आपको लिखना है। दूसरा है उन्नति का स्तर, उन्नति का स्तर। तीसरा है औद्योगिक उन्नति या औद्योगिकरण भी लिख सकते हो। राजनीतिक स्थिति, चौथा है इसमें मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक। पांचवा है परिवहन, छठा है व्यापार। अब ये कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब आर्थिक अवस्था में देखो, आर्थिक अवस्था में ये है कि आर्थिक भरण पोषण के लिए, क्योंकि जिन क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति, इसका औद्योगिकरण भी लिख सकते हो आप या आर्थिक अवस्था भी लिख सकते हो। जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अच्छे मिलते हैं वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अभी इसका उदाहरण क्या है, जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे अपने यहाँ भारत में देखोगे आप कि दिल्ली और इसके आसपास गुड़गांव, रेवाड़ी ये क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र है अपना, ये भिवाड़ी है राजस्थान का, ठीक है। तो ये क्या है आर्थिक अवस्था, तो ये लोगों को उधर आकर्षित करते हैं, रोजगार के लिए लोग वहां जाते हैं और फिर वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो वितरण को प्रभावित करने वाली आर्थिक अवस्था है। दूसरा है उन्नति का स्तर, उन्नति के स्तर में भी इसी से मिलता जुलता है, मैंने पहले भी समझाया था तुम्हें। उन्नति के स्तर पे ये आ जाएगा कि जैसे अब आप ये उदाहरण दे सकते हो इसमें, जैसे नगरों की जनसंख्या अधिक क्यों है और गांव की जनसंख्या कम क्यों है, वहां पर नगरों में अधिक जनसंख्या का निवास क्यों है, क्योंकि वहां उन्नति के स्तर, उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं, वहां पर अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं हैं, उच्च शिक्षा की सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहां रोजगार के अवसर सुलभ हैं, तो यह उन्नति का स्तर हो जाएगा। अपन हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ना भाई, तो वहां उस चीज का स्तर, जैसे उसका लेवल अधिक है, वहां अच्छी फैकल्टी है, वहां अच्छे कॉलेज है, स्कूल है, तो इसलिए उन्नति का स्तर भी
जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, जहां पर ये जैसे नगरों में जनसंख्या बढ़ने के यही कारण है कि वहां पर उन्नति के अवसर ज्यादा पाए जाते हैं। अब है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति से क्या मतलब है कि जैसे आपने देखो दिल्ली में केंद्रीय सरकार बैठती है, अब अपने जयपुर राज्य से राजधानी से सरकार हैंडल करती है पूरे राज्य को, तो पूरे क्षेत्र को, तो राजनीतिक स्थिति भी वहाँ की बहुत प्रभावित करती है। अगर वहाँ का जैसे नेता है, जैसे अपना ये प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, अगर अपन अच्छे लोगों को चुनेंगे तो वो पूरे देश की उन्नति करेगा। और पूरे देश की उन्नति की सेंस में जैसे अब जनसंख्या कैसे प्रभावित होगी कि जैसे अब अपने भारत की जनसंख्या बढ़ रही है ज्यादा, अगर अच्छा नेता होगा या राजनीति में उसकी स्थिति किस प्रकार की होगी तो उसमें उसको ये पता रहता है कि इस क्षेत्र में उन्नति किस प्रकार से करनी है, शिक्षा के क्षेत्र में करनी है, चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो कमी होगी उस प्रकार की वो उन्नति करता है। तो राजनीतिक स्थिति भी वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करती है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक से क्या मतलब है कि वहाँ के लोगों की जैसे अपन ने प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में जनसंख्या का वितरण पढ़ा था, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि अधिक और कम जनसंख्या को पाई गई। इसमें यह कारण है कि मनोवैज्ञानिक में कि लोगों की सोच को बदलना, जैसे विकास अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब अपने भारत में जनसंख्या की अत्यधिक समस्या आ रही है, तो उससे क्या होता है कि जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, तो लोगों को उसके प्रति अवेयर करना कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है। अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, किस क्षेत्र में अपन को विकास, जनसंख्या अधिक न बढ़ाकर अपन को उन्नति के क्षेत्र में विकास करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिकरण में, इनमें विकास करना चाहिए, जिससे कि अपन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सके और जो जैसे जनसंख्या में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने से जो दुष्प्रभाव अपन भुगत रहे हैं उनसे अपन को मुक्ति मिल सके। अब अगला है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन भी जनसंख्या के वितरण को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्रों में आप देखते हो कि गांव में, ढाणियों में परिवहन के साधनों की सुलभ व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ के लोग बस उस सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रह जाते हैं, वहाँ वो लोग उन्नति, विकास नहीं कर पाते, अपनी सोच को नहीं बदल सकते। तो परिवहन के साधन, जैसे बड़े बड़े शहरों में परिवहन के साधन विकसित अवस्था में है, वहाँ की जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जहाँ पर परिवहन के साधन कम पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या का वितरण भी कम पड़ जाता है। अब अगला है व्यापार। अब देखो जो भी वहाँ की आर्थिक स्थिति है या वहाँ कोई भी औद्योगिक, ये औद्योगिक से जुड़ जाता है, इसमें अपन ने पढ़ा था ना आर्थिक अवस्था से, लेकिन आप अलग बढ़ाओ तो बना देना नहीं, व्यापार की इसमें ज्यादा वो नहीं है, इसी में आ जाएगा ये आर्थिक अवस्था में ही, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जितना विकसित होगा उतना ही अपना व्यापार वाणिज्य बढ़ता है और उससे जनसंख्या प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि जितने जहाँ पर ज्यादा व्यापार होगा या कोई भी चीज का जैसे प्रोडक्शन करते हैं तो व्यक्तियों की जरूरत होती है ना, तो वहाँ पर ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है और इंडस्ट्रियल एरिया में आपने देखा है जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा पाया जाता है। तो ये थे आर्थिक कारण, इनका आपको वर्णन करना है। अब आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की प्रमुख विधियों के सूत्र लिखो। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की प्रमुख विधियां 5 बताई थी आपके। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की विधियां ये 5 हैं। इसमें आंसर आपको लिखना है। पहली है गणितीय विधि, इसका सूत्र सहित आपको लिखना है इसमें, ठीक है ना। गणितीय विधि या गणितीय घनत्व, इसमें जनसंख्या
भाग में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब दूसरी है आर्थिक घनत्व, दूसरा है आर्थिक घनत्व, इसमें जनसंख्या भाग में, देखो इसके सारे ये सूत्र हैं। जनसंख्या आर्थिक से क्या मतलब है, संसाधन, तो जनसंख्या भाग में जो उपलब्ध है उन संसाधनों से कुल जनसंख्या को भाग दिया जाता है, तो आर्थिक घनत्व निकल जाता है। अब तीसरा है कार्य घनत्व, यह कल भी बताया था मैंने, कार्य घनत्व, इसमें जनसंख्या भाग में कृषि भूमि क्षेत्र, कुल कृषि भूमि क्षेत्र, ठीक है ना, कृषि भूमि क्षेत्र। अब अगला है देखो कृषि घनत्व, कृषि घनत्व, इसमें भी जनसंख्या भाग में कृषि भूमि क्षेत्र, कि वहां पर इसमें तो आएगा कुल कृषि कार्य में कितने लोग उसमें कार्य लगे हुए हैं, कृषि घनत्व में कि वहां पर कृषि किस क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनमें आप अंतर देख लेना। भूमि क्षेत्र, ये विधियां लिखनी है, शॉर्ट आंसर है ना, इसलिए इसमें वर्णन लिखने की जरूरत नहीं है, वर्णन तो तुम्हें निबंधात्मक आएगा उसमें लिखना है। ठीक है, ये आएगा कृषक जनसंख्या, इसमें आएगा कृषक जनसंख्या को, इसमें तो कुल जनसंख्या को कृषि भूमि क्षेत्र से भाग दिया जाता है, और इसमें कृषक जनसंख्या से क्या मतलब है कि कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं, कृषि भूमि क्षेत्र से भाग दिया जाता है। अब अगला है पोषण घनत्व, इसमें है पोषण घनत्व, पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या भाग में भोज्य पदार्थों से उसको भाग दिया जाता है, कुल जनसंख्या को, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, भोज्य फसलों का क्षेत्र। ठीक है, भोज्य फसलें क्या है, जो अपन खाद्यान्न के रूप में, खाने के रूप में, भोजन के रूप में काम में लेते हैं, उन फसलों से उसको भाग दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या संकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। विश्व में जनसंख्या संकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र, कि अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है और कम जनसंख्या, तो इसमें वो पॉइंट का वर्णन करना है आपको। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, जनसंख्या संकेंद्रण, अब इसमें वो वर्णन करना है जो जनसंख्या का वितरण में अपन ने पढ़ा था ना, कि जैसे सघन जनसंख्या प्रदेश, सघन जनसंख्या प्रदेश, ये एशिया के भाग जो बताए थे। दूसरा है सामान्य जनसंख्या, इनका वर्णन आपकी बुक में भी दे रखा है, मैंने समझा भी दिया था। अब अगर दोबारा फिर इसी को समझाने लग गए तो पूरा टाइम नहीं खराब होगा। इनका वर्णन भी लिखना है आपको। तीसरा है इसमें विरल जनसंख्या के, इसमें कम पाई जाती है, विरल जनसंख्या प्रदेश, और अति न्यून, जहां पर यह ध्रुवीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मैंने समझाया था ना, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य। आपको जनसंख्या का वितरण से तो उस क्षेत्र में कितने कहाँ भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी बता दिया था। अब जनसंख्या वृद्धि पूछ रखा है, कई बार घनत्व भी पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि में जो दशकीय वृद्धि दर है वो निकाली जाती है। इसमें मैंने तुम्हें बताया भी था कि जैसे किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में, ये लिखना है आपको, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें जनसंख्या वृद्धि में दशकीय वृद्धि, अपने यहाँ जैसे 10 साल में जनगणना होती है, तो मैंने 2001 की जनगणना से और 2011 की जनसंख्या में जो अंतर आता है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है। अब इससे आगे है आपका क्वेश्चन, देखो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था। इसकी ये 5 अवस्थाएं हैं, ऊंचे जन्म दर, ऊंचे मृत्यु दर। ठीक है, ये बार बार मैंने समझा दिया था। इनका वर्णन भी लिखना है आपको शॉर्ट में। ऊंचे जन्म दर, मृत्यु दर ऊंचे परंतु गिरती हुई, ये 5 पॉइंट लिखने हैं। ऊंचे जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है। अब इसके आगे है, ये साइड में लिख देती हूँ, इसके जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं 5 हैं। देखो पहली, इसमें ऊंचे जन्म दर, ऊंचे मृत्यु दर, ऊंचे जन्म दर, ऊंचे ही मृत्यु दर। दूसरी है ऊंचे जन्म दर, ऊंचे जन्म दर, मृत्यु दर भी ऊंचे ही, दर ऊंचे किंतु गिरती हुई, गिरती हुई। अब अगला है तीसरी अवस्था। इसमें देखो ऊंचे जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, ऊंचे जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। यह मैंने तुम्हें पहले भी काफी अच्छे से समझा दिया था, अब तुम्हें ये याद होना चाहिए। चौथी अवस्था है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। चौथी है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। और 5वीं है, देखो इसमें निम्न जन्म दर और निम्न की मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न ही निम्न मृत्यु दर। इससे क्या प्रभाव पड़ता है ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया था। ऊंचे मृत्यु दर, ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर, इसमें जनसंख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही ऊंचे हैं, तो वहां की जनसंख्या कम पाई जाती है। ऊंचे जन्म दर, मृत्यु दर ऊंचे किंतु गिरती हुई, इससे थोड़ी जनसंख्या बढ़ती है। ऊंचे जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, इसमें जनसंख्या अधिक बढ़ती है। जैसे कल भी अपन ने पढ़ा था कि इसमें जो ऊंचे जनसंख्या वाले भारत, बांग्लादेश, चीन ये आते हैं। ठीक है। मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें
अब निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसमें लगभग अपन निबंधात्मक में मैं पॉइंट आपको ओरल में बता देती हूँ, वो आपको लिखने हैं। इसमें देखो, विश्व में जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। इसमें भौतिक कारक और आर्थिक कारक दोनों दे रखे हैं। भौतिक कारकों में देखो वो जो दे रखे हैं ना, भौतिक कारकों में कौन कौन से आएंगे मैंने तुम्हें समझाया भी था। स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा, ठीक है। भौतिक कारक और आर्थिक कारक दो वर्णन करना है इनका, भौतिक कारक और आर्थिक कारक, जनसंख्या घनत्व को वितरण को प्रभाव, आर्थिक कारक। अब इनमें कौन कौन से आएंगे भौतिक में? सबसे पहले वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मृदा, ये आएंगे इसमें, ठीक है। और जल की उपलब्धता, इनका वर्णन करना है आपको। अब आर्थिक कारक में कौन कौन से आएंगे? इसमें वो अभी मैंने बताए थे उनसे मिलते जुलते, खनिज नगरीकरण और औद्योगिकरण, खनिज नगरीकरण, औद्योगिकरण, अभी बताए हैं ना मैंने। और चौथा पॉइंट आ जाएगा इसमें वहां के सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारकों में कि वहां पर किस प्रकार के रीति रिवाज हैं, धर्म है वहां पर, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये वर्णन करना है आपको इनका, ठीक है। ये कर देना, पूरे क्वेश्चन लिखने हैं, ये नहीं शॉर्ट में एक एक लाइन में लिख दिया। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे मैंने वो जब मैं पढ़ाती गई थी इस लेसन को तब मैंने करवा दिए थे कि इनमें से किसी भी तरह जैसे पूछ लिए जाते हैं। अब छोटे क्वेश्चन में आएगा ना, जैसे भौतिक कारक, आर्थिक कारक तो निबंधात्मक क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया कि जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले से भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए, तो ये लघुत्तरात्मक में आ जाएगा। अब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को वर्गीकृत कीजिए। यह जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ पाया जाता है और कम कहाँ पाया जाता है? देखो ये अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र घनत्व 5 प्रमुख भागों में बांटा है ना इनको। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनघनत्व वाले, सामान्य जनघनत्व वाले, कम जनघनत्व वाले और प्राय जनविहीन क्षेत्र। ये वर्णन दे रखा है आपके उसमें बुक में। ये करना है आपको, जिस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है उसी प्रकार से जनसंख्या का वितरण में अपन ने पढ़ा था ना कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन जनसंख्या क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या क्षेत्र और न्यून जनसंख्या क्षेत्र और अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व के 5 पॉइंट दे रखे हैं, पांचों को आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की विवेचना कीजिए। अब जनसंख्या वृद्धि में आपको क्या क्या लिखने हैं? पहले तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है इसके पॉइंट में लिखवा देती हूँ, उन्हीं को शॉर्ट लिख दोगे आप। जनसंख्या वृद्धि सबसे पहले क्या होती है, 3-4 लाइनों में आप बता दो। मैंने आपको बताया कि निश्चित समय में होने वाली किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि, जो उसमें अंतर आता है उसे जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब जनसंख्या की वृद्धि के बाद अपन को क्या लिखना है? विश्व में जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से हुई है? विश्व में जनसंख्या वृद्धि, ये बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वृद्धि हुई है ना। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट लिखने हैं, 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे इसकी प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों में प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि अति न्यून थी, फिर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये दे रखे हैं ना, ये लिख रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां या कालक्रम जो भी है। और 4 नंबर पे है अपना
3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथे पे इसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है? वृद्धि के कारण वही आ जाएंगे जो पहले भी बताए थे मैंने कि इनमें मृत्यु दर में गिरावट है, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, ये सारे आ जाएंगे इसमें। अब 5वां पॉइंट आपको लिखना है इसमें, इसकी थोड़ा सा शॉर्ट लिख देना आप चाहे तो, ठीक है। अब ये नहीं तो ये क्वेश्चन अलग भी बना सकते हो आप, ये तीनों चीजें इसमें लिख के जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये 3 पॉइंट इसमें लिख देना। अगला क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, जनसंख्या वृद्धि के कारण इसकी समस्या, जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं आती हैं और इसका समाधान क्या क्या कर सकते हैं हम, ये तुम्हें अलग क्वेश्चन बना के लिखना है, ठीक है। समाधान क्या है यह तुम्हें निबंधात्मक क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन बनाना है। अब अपना ये लेसन हो गया कंप्लीट, इसको कॉपी में नोट कर लेना और याद जरूर कर लेना।